चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 नवंबर 2020 इज़ हियर एंड वी आर हियर विद द हिंदू एडिटोरियल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको क्या लगाना होगा, निमिषा। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, बैंक एग्जाम्स गोल सिलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके NIMISHA रेफरल कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस, दोपहर में 3 बजे, और परफेक्शन बैच चल रहा है सुबह 9 बजे। इन दोनों बैचेस को ज्वाइन करने के लिए यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। सपने धूमिल हैं तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे। वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ, कभी तो अच्छे होंगे। सही बात है भाई। आज अगर हमारा जो प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं है तो हम उसे अच्छा बना सकते हैं मेहनत करके। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे हार्ड वर्क, हमारी परसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। तो थिंग्स कैन बिकम बेटर, थिंग्स कैन बिकम बेटर, योर ड्रीम्स कैन बिकम ट्रू इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग एक्साइटेड हैं? हाउ इज द जोश माय चैंपियंस? आई होप इट्स वेरी हाई, बहुत हाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? साइंस ऑफ ईजिंग। ईज करने के साइंस हमें दिख रहे हैं। ईज करने का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करना। तो साइंस ऑफ ईजिंग का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने के साइंस जो हैं अब हमें दिखना शुरू हो गए। इंडिया कोविड-19 ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पूरा का पूरा रास्ता। ट्रैजेक्टरी मीन्स पूरा का पूरा रास्ता। इंडिया की जो कोविड-19 की जो ट्रैजेक्टरी है, इंडिया का जो कोविड-19 का जो रास्ता है, वो हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने की बात नहीं है। ऐसा मत कर देना कि कोविड ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओ। नहीं, कॉम्प्लेसेंसी के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि नीचे जा रहा है लेकिन सेटिस्फाइड मत हो जाना। चलिए पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर रिपोर्टिंग ओवर 97,650 नोवेल कोरोना वायरस केसेस, इतने सारे केसेस को रिपोर्ट करने के बाद ऑन सितंबर 11 जो लार्जेस्ट नंबर है जो एक दिन पर रिपोर्ट हुआ किसी भी कंट्री के द्वारा, US के द्वारा, वो 99,780 केसेस था अक्टूबर 30 में। इंडिया देख रहा है एक स्टडी फॉल, फ्रेश केसेस में गिरावट आ रही है। रिपोर्टेड जो दिख रहा है सिंस मिड सितंबर से हमारे जो कोविड केसेस हैं वो नीचे जा रहे हैं। सिंस अक्टूबर 25 से देखें, देयर हैव बीन फ्यूअर देन 50,000 न्यू केसेस। 50,000 नए केसेस से कम केसेस हुए हैं एवरी डे एक्सेप्ट ऑन वन। सिर्फ एक दिन 50,000 से ज़्यादा केसेस हुए थे, अदरवाइज 50,000 से कम ही केसेस हुए। मोर इम्पॉर्टेंटली, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो डेली केसेस में जो कमी आ रही है, जो डेली केसेस कम होते जा रहे हैं, वो कंटिन्यू है, वो बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट नो अप्रिशिएबल ड्रॉप इन ओवरऑल टेस्टिंग नंबर्स। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग उतनी ही हो रही है जितनी पहले हो रही थी, लेकिन जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। टेस्टिंग उतनी हो रही है लेकिन जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। अ ट्रेंड, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन स्टेट्स। ये सबसे ज़्यादा उन स्टेट्स में हमें दिख रहा है जिनके ऊपर इस महामारी का सबसे खराब प्रभाव पड़ा था। कौन कौन से स्टेट्स?
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। चलिए अब आप लोग मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। नंबर्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, स्टडी का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, फॉल का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, सिंगल का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। हाँ जी बताइए। नंबर्स नाउन है, डे नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। डे नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। फॉल नाउन है क्योंकि आर्टिकल जिसके बारे में बताता है वो नाउन होता है, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब स्टडी भी क्या है, स्टडी हमारा एडजेक्टिव है। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5, क्या क्या स्कोर्स रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये बात अच्छी खासी क्लियर है कि ये जो महामारी है ये सबसे ऊपर गई थी। कैसे कैसे फैली थी ये? सबसे ज़्यादा ऊपर गई थी। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ से ये फैली थी, और इसीलिए ये महामारी बहुत अपने पीक लेवल पे पहुँच गई थी। लीविंग लैक्स इन्फेक्टेड, लाखों लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, और थाउजेंड्स डेथ, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। बट लेकिन एक डेफिनेट स्लोइंग डाउन है इन दीज एरियाज। अब जहाँ पर ये महामारी सबसे ज़्यादा फैली थी, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे अब ड्रॉप आ रहा है। अब वहाँ पे जो इन्फेक्शंस हैं वो कम हो रहे हैं। सिंस अगस्त से, अच्छा एक बच्चे का डाउट है मैम, फॉल तो वर्ब है। बच्चे फॉल वर्ब होती है, बिल्कुल सही बोला, लेकिन उस सेंटेंस में फॉल नाउन की तरह यूज हो रखा था। सिंस अगस्त से देखें तो केसेस हैं ऑलरेडी पाइलअप होना स्टार्ट हो गए थे। पाइलअप होना मतलब क्या, इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे अर्बन एरियाज के बाहर, मतलब रूरल एरियाज में भी ये महामारी फैलने लग गई थी। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, गांव में भी ये महामारी फैलने लग गई थी अगस्त से। इट इज़ अनक्लियर, ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ये जो कमी आई है डेली केसेस में, रोज के केसेस में ये जो कमी आई है, और डेथ्स में ये जो कमी आई है अर्बन एरियाज में, क्या ये बिल्कुल वैसा ही प्ले कर रही है रूरल एरियाज में एज वेल? क्या रूरल एरियाज में भी ऐसे ही फैल रहा है वायरस जैसे पहले अर्बन एरियाज में फैला था? एज अनलाइक अर्बन एरियाज, लेकिन अर्बन एरियाज को अगर हम उसके जैसे नहीं, द प्रोटोकॉल्स फॉर टेस्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ऐसे टेस्टिंग होगी, ट्रीटमेंट ऐसे होगा, पेशेंट को ऐसे आइसोलेट किया जाएगा, वो इतने अच्छे से, डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है, अच्छे से, इतने केयरफुली फॉलोड नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें गैप्स हैं। वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होता है स्टेट्स में। दिस इज समथिंग स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स नीड टू फॉलो अप ऑन। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर ये महामारी रूरल एरियाज में फैल रही है तो हम अच्छे से उन लोगों की टेस्टिंग करें, अच्छे से हम उनको आइसोलेट करें, अच्छे से हम उनको ट्रीटमेंट दें। लेकिन रूरल एरियाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से ये चीज़ इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। चलिए ग्रामर करते हैं, लेट्स डू सर्टेन ग्रामर। अब आप क्या करेंगे, हमने पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज कर लिया, अब दूसरी एक्सरसाइज है सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। बहुत मिस्टेक करते हैं आप लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, मैंने देखा है जो बच्चे 1:30 बजे वाली क्लास में आते हैं। चलिए
तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स मार्क करूंगी, आप मुझे बताओगे उन वर्ड्स का सब्जेक्ट कौन है। फाइन, चलिए। तो पहला है पीक्ड का सब्जेक्ट बताओगे आप मुझे, पीक्ड का सब्जेक्ट बताओगे। दूसरा है प्लेइंग का सब्जेक्ट बताओगे। तीसरा है, दो ही हैं अभी इसमें ना, बहुत ज्यादा वर्ब्स ऐसे नहीं जिनके सब्जेक्ट दूर हो। चलिए, क्या बड़ा है, पेंडेमिक बड़ा है, महामारी बड़ी है, महामारी ऊपर आई है, इसलिए पीक्ड का सब्जेक्ट क्या हो गया, महामारी, पेंडेमिक। प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है, ड्रॉप। इस प्लेइंग का सब्जेक्ट कौन है, डेथ्स नहीं है, डेली केसेस और डेथ्स में जो ड्रॉप हुआ है वो प्ले कर रहा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, इटसेल्फ सिंगुलर के लिए आता है, इटसेल्फ जो वर्ड है वो सिंगुलर के लिए आता है, इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा ना वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्या है, केसेस, डेथ्स तो प्लूरल है भाई, ये दोनों तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। सब्जेक्ट क्या है, जो इनमें कमी आई है, जो इनमें ड्रॉप आया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे डन। जैसे ही पढ़ लेंगे यू विल कमेंट डन। चलिए, क्या लिखा हुआ है आगे, देयर इज एविडेंस फ्रॉम अदर डिसीज सर्विलेंस, दूसरी जगहों से एविडेंस है, सबूत है पास्ट में, जहाँ पे स्टेट्स के पास अच्छा प्राइमरी हेल्थ एंड सेंटिनल, सेंटिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिसीज डिटेक्शन के लिए, कि बीमारी है या नहीं इसको चेक करने के लिए। तो वो स्टेट्स जिनके पास बीमारी का पता लगाने का और उसको क्योर करने का, उसको ठीक करने का अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर था अक्रॉस टोपोग्राफीज, टोपोग्राफीज मीन्स अलग अलग एरियाज में अगर हम देखें, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, उन्होंने बीमारियों को अच्छे से रिकॉर्ड किया, उन्होंने बीमारियों को अच्छे से निपटे हैं वो बीमारियों से अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल HIV के केसेस महाराष्ट्र में, सदर्न स्टेट्स में, इससे क्या हुआ कि ज़्यादा केसेस आए, रिकॉर्डिंग ऑफ मोर केसेस। महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स में अच्छा कह सकते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा HIV के केसेस आए, जबकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कुछ अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में फ्यूअर केसेस आए। तो ऑथर कहना क्या चाहता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है, लाइन्स के अंदर की बात को पढ़ने की कोशिश करो। ऑथर ने बोला कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में HIV के केसेस कम क्यों हैं, क्योंकि उनके पास टेस्ट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए नहीं है कम कि उनके यहाँ सच में कम है, टेस्टिंग ही नहीं हो रही लोगों की ढंग से, उनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है टेस्ट करने के लिए, ना ही वो टेस्ट करना चाहते हैं, इस वजह से केसेस कम है। जबकि जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, शायद फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, कुछ सदर्न स्टेट्स, उनके में HIV के केसेस ज़्यादा है। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर कहना चाह रहा है कि जब ये जो कोरोना था ये अर्बन एरियाज में हुआ था, जब शहरों में हुआ था तो केसेस ज़्यादा थे, क्योंकि भाई शहरों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेस्ट करने के लिए। अब ये कोरोना जो विलेजेस में फैल रहा है, रूरल एरियाज में फैल रहा है, दिन पे दिन कमी आ रही है कोरोना के केसेस की। क्या इसका रीज़न कोई और तो नहीं है, क्या इसका रीज़न ये तो नहीं है कि रूरल एरियाज में जो हैं
टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट ही नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इसीलिए कमी आ रही है। क्या समझ पा रहे हैं ऑथर के मन की बात को? आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। द एब्सेंस ऑफ एविडेंसेस, एविडेंस का जो एब्सेंस है, कमी है, इज आफ्टर ऑल not the evidence of absence, and Uttar Pradesh, Bihar and others must not become complacent about the drop in cases and must continue to increase their respective testing rates to keep pace with the rest of India. ऑथर ने बोला केसेस की कमी हो, टेस्टिंग के केसेस की कमी होना इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस ही नहीं है। ऑथर ने बोला कि The absence of evidence कि केसेस ना होने का मतलब ये नहीं है कि केसेस नहीं है। और जो ऐसी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो दूसरे स्टेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए। अरे वाह, हमारे यहाँ तो HIV के केसेस ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं। नहीं भाई, सेटिस्फाइड नहीं होना, अपनी टेस्टिंग बढ़ाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। देयर रिस्पेक्टिव टेस्टिंग बढ़ाओ, तभी आप बाकी इंडिया के साथ स्पीड बना पाओगे और आपकी भी सच्चाई बाहर आ जाएगी और समझ में आ जाएगा कि क्या केसेस सच में कम हो रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग नहीं हो रही है। वाइल पीकिंग, बढ़ना और एक रिडक्शन जो है केसेस का, ये एक अच्छा साइन है। ऑथर ने बोला मैं मानता हूँ कि जो केसेस की जो कमी है वो क्या है, एक अच्छा साइन है, जिससे क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेन आ रखा है कि भरे पड़े हैं सारे हॉस्पिटल, वो कम हो जाएंगे। लेकिन जो डेंजर है ना वो अभी भी है, डेंजर अभी भी है। ये मत सोच लेना केसेस कम आ रहे हैं जिसका मतलब कोरोना चला गया, डेंजर अभी भी है। चलिए नेक्स्ट। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, द डिप इन केसेस, जो कोरोना के केसेस में गिरावट आ रही है, जो नीचे जा रहे हैं, मे टर्न आउट टू बी जस्ट अ स्टैटिस्टिकल ब्लिप। हो सकता है सिर्फ एक सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल ब्लिप है, मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिकल दिखावा है और कुछ नहीं है। विद अ सेकेंड सर्च, दोबारा बढ़ना और हाइटेंड स्प्रेड और तेजी से बढ़ना वेट कर रहा हूँ हमारा जो विंटर में हो जाए, क्योंकि अब क्या होगा, अब विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स आ रही हैं तो क्या होगा, लोग फेस्टिव सीजन में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लोग खूब फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, पटाखे जलाएंगे, सब कुछ करेंगे फेस्टिवल सीजन में लोग। तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो केसेस हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। अभी हम पीक से ऊपर आए, नीचे आए थे, अभी हमारे केसेस कम होना शुरू हुए थे, अब लग रहा है फेस्टिवल आ रहा है, साथ के साथ विंटर सीजन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे केसेस हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्टेट्स ने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शंस खोलना शुरू कर दिया है। स्कूल का रेस्ट्रिक्शन खोलने की बात चल रही है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिल्कुल सारी खुल चुकी है। थिएटर्स और मॉल्स को भी ओपन कर दिया है, जिससे कि पुश मिले, स्पर मिले, मोटिवेशन मिले, कंजम्पशन इकोनॉमी को, लोग खूब सारा पैसा खर्च करें, कंपनीज का प्रॉफिट हो, इकोनॉमी बढ़े। वो इकोनॉमी जो बहुत गंदी तरीके से इम्पैक्ट हुई थी लॉकडाउन्स में। द ईजिंग वॉज अनअवॉइडेबल, इस ईजिंग को हम रोक नहीं सकते थे भाई, रेस्ट्रिक्शंस कभी ना कभी तो खुलने ही थे, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेन बहुत होता जा रहा था, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इकोनॉमी के नीचे जाने से, लॉकडाउन होने से लोगों की रोजी रोटियां चली गई थी, तो भाई रेस्ट्रिक्शंस तो खुलने ही थे,
क्योंकि कोविड-19 जितना उनको हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा था, इकोनॉमी उतना ज़्यादा नीचे आ रही थी। सिटीजन्स को अब लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए कि वाओ केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना गया कोरोना गया कोरोना गया, ऐसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना है। और जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के, हैंड्स हाइजीन के, हैंड वॉश करने के, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक उन्हें करना चाहिए। जब तक वैक्सीन जो हैं अपनी एफिशिएंसी को प्रूव नहीं कर देती तब तक ये सारा काम करना चाहिए। बच्चे ब्लिप का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा झुकाव है, स्टैटिस्टिक्स ऐसे जा रहे थे, सिर्फ हल्का सा डेविएशन हुआ है, फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, 900 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 550 है, तो अगर 900 बच्चे देख रहे हैं तो 900 लाइक्स तो होने ही होने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं उन बच्चों के डाउट्स नहीं हैंडल कर पा रही बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द एडिटोरियल टू यू, और मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ा सा डेविएट हूँ। तो अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, 9953592800, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप हमें सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हो, 9953592800। सर्च का मतलब होता है बढ़ना। चलो रेडी फॉर स्किमिंग, सभी लोग तैयार हैं स्किमिंग के लिए? स्किमिंग का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, ओवरऑल मीनिंग समझना है। You have to understand the overall meaning of the passage. A secure future for platform workers. Platform workers के लिए एक secure future. There is a strong case to attribute a more robust responsibility. और भी ज़्यादा robust का मतलब क्या है? strong responsibility हमें देनी चाहिए प्लेटफॉर्म कंपनीज को और स्टेट को। आर्टिकल में समझते हैं क्या मीनिंग है, चलिए पढ़िए। प्लेटफॉर्म कंपनी का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन कंपनी। क्लासेस को लेके, बैचेस को लेके, पीडीएफ को लेके कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953592800 पे। चलिए इसके मिनट चलो क्या लिखा हुआ है? जो सोशल सिक्योरिटी बिल पे जो कोड है, पहली बार जो इंडियन लॉ में पूछा था, उसने प्लेटफॉर्म वर्क को डिफाइन किया। प्लेटफॉर्म वर्क क्या होता है? कोई भी काम जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करती हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस करने के लिए या फिर इंडिविजुअल्स को एक्सेस करने के लिए, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए होगा, और वो पेमेंट पैसे एक्सचेंज करती है, उस तरह के काम को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म वर्क। मतलब प्लेटफॉर्म वर्क समझाया हुआ है इस पैराग्राफ में कि प्लेटफॉर्म वर्क क्या है। हाँ, प्लेटफॉर्म वर्क को रिकॉग्नाइज करने का जो बहुत लंबे टाइम से ड्यू स्टेप था उसको ले लिया गया है, लेकिन जो कोड है उसको क्रिटिसिज्म मिला है, उसको बुराइयाँ की गई हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पसंद नहीं आया है, एसोसिएशन को पसंद नहीं आया है, जो इसको अनऑर्गेनाइज्ड वर्क से और गिग वर्क का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो बहुत इनफॉर्मल होता है। तो गिग वर्क और अनऑर्गेनाइज्ड वर्क से उसे डिलिनिएट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। गिग का मतलब होता है जो बहुत अनसर्टेन होता है, इसका पता नहीं आगे क्या होगा। गिग मीन्स दैट इज अनसर्टेन, इसके फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता, उसको बोलते हैं गिग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में काम कैसा होता है? देखो, इस पैसेज का मैं आपको मकसद समझाती हूँ। इस पैसेज को क्यों लिखा गया है?
अदरवाइज ये पैसेज समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज है। इसका मतलब होता है, इस पैसेज का मतलब है कि अभी तक क्या हो रहा था, जितने लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, जितने लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए फैक्ट्री एक्ट होता है कि उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो लोग अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कोड नहीं था। अब उनके लिए गवर्नमेंट ने कोड निकाला है, उसी के ऊपर बातचीत हो रही है। क्या लिखा हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स सारे वर्कर्स को मिले। हम क्या चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जितने भी होते हैं वो सारे वर्कर्स को मिले और उन क्वालिटीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो। टाउटेड का मतलब क्या होता है, जिसको बोल बोल के बताया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक ओनरशिप का सेंस हो। एक बातचीत चल रही थी प्लेटफॉर्म वर्कर्स की राइट्स के ऊपर कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो क्या किया गया, चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट्स आए, डिसीजंस आए लेबर लॉज में, ओंटारियो में, कैलिफोर्निया में। उन्होंने क्या दिया, एम्प्लॉय स्टेटस दिया प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी। अभी तक प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेटस मिला हुआ था, अब उनको कौन सा स्टेटस मिला, एम्प्लॉय वाला स्टेटस मिला। मतलब उनको मिनिमम वेज भी मिलेगी, उनको सारे वेलफेयर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये व्यू था जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने आगे बढ़ाया ईयू में, जिसमें यूरोपियन ट्रेड यूनियन भी था, कि अगर कोई हमारा प्लेटफॉर्म वर्कर भी है तो वो भी हमारा क्या है, वो हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का बनाने से उसे क्या हो जाएगा, उसको मिनिमम वेज मिलेगी, उसको जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं वो सारी मिलना शुरू होंगी, जो अभी तक नहीं मिलती थी। टाउटेड वर्ड का मीनिंग होता है तेज तेज चिल्ला के बोलना, किसी चीज़ को मार्केट करना, किसी चीज़ को सेल करना, तेज तेज बोलना, उसको बोलते हैं टाउटेड। आगे पढ़िए। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि क्यों लोग चाहते हैं कि हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चेंज हो, मतलब क्यों वो लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स चाहते हैं कि हमें एम्प्लॉय कंसिडर किया जाए। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्कर्स इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उनको बोला गया था कि वो उनका काम करना फ्लेक्सिबल है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और उनको ओनरशिप मिलेगी अगर वो काम कर देंगे। इस पता है इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, जोमेटो वाले लोग हो गए, देन ओला वाले लोग हो गए, जिनकी कंपनी कहीं और है लेकिन वो अपने एरिया में खुद से काम करते हैं। और जोमेटो वाले तो आई डोंट थिंक इसके अंदर आएंगे, ओला वाले जैसे हो गए, उनके अपने काम के ऊपर अपनी ओनरशिप होती है। तो वो सारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, मतलब एक पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे वो वर्क करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे जब वो वर्क करते हैं उनका जो काम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने वर्किंग आवर्स होते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम होता है और ओनरशिप होती है, उनका खुद का काम होता है। तो क्या लिखा हुआ है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी, ओनरशिप मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उनका सारा का सारा काम जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्या एल्गोरिथम चल रही है, क्या एल्गोरिथम चल रही है। अगर आज मैंने यहाँ से कोई कैब बुक करी है, 5 ड्राइवर्स हैं, तो उस ओला एप्लीकेशन पे जो एल्गोरिथम चल रही होगी वो मुझे कौन सा ड्राइवर दिखाएगी, वो उस एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है कि किसको कितनी एसेट्स मिलेंगी, किसको कितना काम मिलेगा। इससे क्या होता है, पर यूनिट ऑफ वर्क की प्राइसिंग पर इफेक्ट होता है, काम मिलने पे काम डिपेंड करता है, आवर्स कौन से घंटे में उनको काम मिलेगा। तो सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम पे, कि वो एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है। एडिशनली फिर अगर एंट्री करते हैं हम उसमें, जैसे राइड शेयरिंग, फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ गई, राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी, तो ये डिपेंडेंट होती हैं किस चीज़ के ऊपर, कि वेहिकुलर एसेट्स क्या है। अगर हम बात करें फूड डिलीवरी की,
ओला की। तो हमारे पास वेहिकुलर एसेट्स कौन सी है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा वो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एवरेज इंडियन वर्कर अगर हम राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे देखें तो उसके पास कम कैपिटल होती है ऐसी, इसलिए प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को एंटर करने के लिए वर्कर्स को क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। अगर आज कोई ओला कैब का ड्राइवर बनना चाहता है तो उसे लोन लेना पड़ता है। अगर आज कोई उबर का ड्राइवर बनना चाहता है तो उनको लोन लेना पड़ता है, फिर वो भी कंपनीज के द्वारा उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको हेल्प की जाती है। इससे क्या होता है, वो उन प्लेटफॉर्म कंपनीज पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक तो उन्होंने लोन ले रखा है तो फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं, इसकी वजह से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो ओनरशिप है वो डिबेट का टॉपिक बन जाती है। मूट का मतलब क्या है, डिबेट का टॉपिक बन जाती है शॉर्ट मिडिल टू मिडिल टर्म इन्वेस्टमेंट साइकिल में। चलिए आगे स्किम कीजिए। क्या टॉपिक समझ में आ रहा है? थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है बट आई होप समझ में आ रहा है सभी को टॉपिक। आगे क्या लिखा हुआ है, एविडेंस दिखाता है कुछ वर्कर्स जिनके पास कैपिटल होती है वो इस काम को क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। छोटे छोटे जो माइग्रेंट्स होते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, कैपिटल होती है, वो आराम से इस काम में आ जाते हैं। और प्लेटफॉर्म वर्क की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पैसा भी इकट्ठा कर देते हैं क्यों, और वो पैसे को वो फार्म्स में लगा देते हैं। कोड कहता है, जो कोड आया गवर्नमेंट के द्वारा इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स जो उस प्लेटफॉर्म के मालिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर की। लेकिन वो ये नहीं कहता कि कौन सा स्टेक होल्डर कौन क्या वेलफेयर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों के लिए क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों के लिए क्या करेगी, एग्रीगेटर उन लोगों के लिए क्या करेगा, वो वर्कर अपने लिए क्या करेगा। कोड ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ऑपरेशनल ब्रेकडाउन्स को कम करने के लिए वेलफेयर सर्विसेज उनको दी जाएंगी। एक ट्राइपार्टाइट एफर्ट होगी स्टेट के द्वारा। मतलब ट्राइपार्टाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 3 लोग इन्वॉल्व है, स्टेट, कंपनीज और वर्कर्स, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करें कि वर्कर्स जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी और डिपेंडेंस में कितना डिपेंड करेंगे, कहाँ वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, कहाँ वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद क्विज करेंगे। आखिरी सवाल, प्लेटफॉर्म वर्कर्स का रोल क्या है। उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया है। कंपनीज उनको, प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने क्या शो किया है कि कंपनी की और स्टेट की उनको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदिति सूरी ने क्या बोला कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स हमें बहुत ज़रूरी सर्विसेज दे रहे थे इस महामारी के दौरान, खुद को पर्सनल रिस्क पर डाल रहे थे, लेकिन हम सभी को सर्विसेज दे रहे थे, सारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उन्होंने प्लेटफॉर्म कंपनीज को चलाया है इस पेंडेमिक के दौरान भी। इसके लिए, इसकी वजह से उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज अपने वर्कर्स पे डिपेंड होती हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करें। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को हम एक सोशियो लीगल एक्नॉलेजमेंट देंगे कि जिस तरह का वो काम करते हैं इतनी इनफॉर्मल इकोनॉमी में, उनको उनके वेलफेयर के लिए कंपनीज उनकी रिस्पॉन्सिबल बने और उनको सोशल सर्विसेज दी जाए। तो मतलब ऑथर ने किसके लिए बोला, ऑथर ने बोला कि जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको सेंटर को मिलके, कंपनी को मिलके, दोनों को मिलके उनको उनके वेलफेयर के लिए काम करना होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। एंड आर्टिकल इज बैक टू स्कूल। स्कूल चलो वापस चलते हैं स्कूल। रीओपनिंग, अगर स्कूल्स खोल दिए गए, ओपन कर दिए गए, विल प्रिवेंट वॉश आउट ईयर। इससे क्या होगा कि जो साल खराब हो गया वो रुक जाएगा।
अगर स्कूल्स अभी भी खुल जाते हैं तो साल जो पूरा ख़राब हुआ है बच्चों का, हो सकता है वो उतना ख़राब ना हो स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन पेंडेमिक अभी पास्ट की बात नहीं है, पेंडेमिक अभी भी चल रहा है, महामारी अभी भी चल रही है। तो ऑथर बोल रहा है कि भाई स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ऑथर इज सेइंग कि स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए। वो तो हमें पता चलेगा आर्टिकल में ऑथर एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, लेकिन टाइटल देख के क्या लग रहा है कि ऑथर बोल रहे हैं नहीं स्कूल्स मत खोलो। चलिए रीड इट। Sorry. चलिए डन एवरीवन, लेट्स सी इट। क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ कंटिन्यूड अनलॉकिंग, कि अभी तक पब्लिक एक्टिविटी अनलॉक होती जा रही है, जो लगातार हम अनलॉक करते जा रहे हैं पब्लिक एक्टिविटी को इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, इज द डिसीजन, वो डिसीजन है बहुत सारी स्टेट्स का टू रीओपन स्कूल्स, कि वो स्कूल्स ओपन करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं इन नवंबर के मंथ में। वाइल सम, हालांकि कुछ सच एज आंध्र प्रदेश और असम, उन्होंने बच्चों को अलाउ कर दिया है कैंपस में फ्रॉम नवंबर 2 से बच्चों को वापस अलाउ कर दिया है। मैनी अदर्स आर वेटिंग, बहुत सारे अभी वेट कर रहे हैं दीपावली तक, और वो बोल रहे हैं कि हम दीपावली के बाद क्लासेस को शुरू कर देंगे। अटेंडेंस एट स्कूल रिमेन्स वॉलंट्री, जो स्कूल्स में जो अटेंडेंस है वो वॉलंट्री है, मतलब आपकी मर्जी, आप आओ या ना आओ, कंपलसरी नहीं है। वॉलंट्री मीन्स समथिंग दैट इज एज पर योर विल, आपकी मर्जी है। सिंस, जब से, क्योंकि जो सेंटर की गाइडलाइंस आई हैं, जब से सेंटर की गाइडलाइंस आई हैं, जो अब नवंबर के एंड तक चली गई हैं, स्पेसिफाई करती हैं कि पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। अगर पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं तो बच्चों को वो स्कूल भेज सकते हैं, अगर पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजना चाहते तो बच्चों को स्कूल ना भेजें। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल काम लिया हुआ है, वो स्टार्ट कर सकते थे फ्रॉम October 15। लेकिन कॉलेजेस अभी भी बहुत ज़्यादा केयरफुल है और वो चाहते हैं कि वो एक स्टैगर्ड अप्रोच फॉलो करें रीओपनिंग के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा तुरंत ना ओपन कर दें। स्टैगर्ड अप्रोच मीन्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ओपन करें रीओपनिंग के लिए। वर्ड्स का मतलब होता है बच्चे। चलिए ग्रामर करते हैं थोड़ी सी इसमें। मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, आप मुझे उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं मार्क करूँगी, आप मुझे उनका टेंस बताएंगे, ठीक है? चलिए, द फर्स्ट वर्ड इज सिग्निफिकेंट, दूसरा वर्ड है डिसीजन, तीसरा वर्ड है सम, फोर्थ वर्ड इज रिमेन्स, फिफ्थ वर्ड इज वॉलंटरी। ये 5 वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं, आप मुझे इन 5 वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। दूसरी बात, इसका आप मुझे टेंस बताएंगे, और एक इसका टेंस बताएंगे,
और एक इस वाले सेंटेंस का टेंस बताएंगे। इन 3 सेंटेंसेस का मुझे टेंस बताएंगे एवरीवन। चलिए, आस्पेक्ट नाउन है तो सिग्निफिकेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आस्पेक्ट इज अ नाउन, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। सिग्निफिकेंट इज व्हाट? एडजेक्टिव। द एक आर्टिकल है, आर्टिकल हमें नाउन के बारे में बताता है, डिसीजन नाउन हो गया। वाइल सम, कॉमा लग गया, इसका मतलब सम यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, सम भी यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है। रिमेन्स वॉलंटरी, रिमेन्स वर्ब है। स्कूल्स अटेंडेंस वॉलंटरी है, अटेंडेंस वॉलंटरी है, इसका मतलब वॉलंटरी यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्कोर्स इन पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में सभी का क्या क्या स्कोर रहा बताइए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कॉन्टिन्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है। The most significant aspect of continued unlocking is the decision, is the decision, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। others are waiting means present continuous tense है। scores everyone in these 8 questions, इन 8 questions में क्या क्या स्कोर है सभी के। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है? इंडियाज रीवाइटलाइज्ड पब्लिक स्फीयर। रीवाइटलाइज का मतलब क्या होता है? जिसमें फिर से जान आ गई है। इंडिया का जो रीवाइटलाइज पब्लिक स्फीयर है आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे उनके बाहर, जब विद शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स ओपन, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बसेस, अर्बन ट्रेन्स सब खुल गई हैं, सब रास्ते में चलना शुरू हो गई हैं। ये अपना स्कोप बढ़ाता जा रहा है क्योंकि सिनेमाज भी अपनी हाफ कैपेसिटी पर ओपन हो गए हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इकोनॉमी के सिन्यूज़ को तो रिस्टोर कर देंगी, मतलब इकोनॉमी के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इनके साथ रिस्क आता है कि ज़्यादा लोग जो है अब एक्सपोज होंगे वायरस पे। एट द एंड ऑफ सेवरल फटीग मंथ्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, इतने ज़्यादा थका देने वाले मंथ जो थे उनके ख़त्म होने के बाद जो विश्वास है कि इंडिया ने पीक इन्फेक्शंस क्रॉस कर लिए हैं और अब कम ही होगा कोरोना वायरस इंडिया में, ये सिटीजन्स को फोर्स प्रॉम्प्ट कर सकता है, मतलब ये सिटीजन्स के अंदर मोटिवेशन ला सकता है कि अब कोई बात नहीं, अब केयरलेस हो जाओ और अब बहुत ज़्यादा सेफ्टी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मास्क यूज़ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोरोना वायरस तो कम होता जा रहा है। पर्सनल हाइजीन एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ऐसा ना हो कि लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करना भूल जाएं। कोई डाउट? समझ में आया सभी को क्या लिखा हुआ था? चलिए थोड़ी बहुत ग्रामर करते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे और इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। हाँ जी बताइए। कैन आई से रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग वर्ब है,
फैटिगिंग मंथ्स, मंथ्स नाउन है, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव होता है। असलियत में ये V1 प्लस ING है जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फैटिगिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम से जानते हैं। डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, लेकिन असलियत इसकी ये है कि ये V1 प्लस ING की तरह यूज़ हो रखा है। V1 प्लस ING एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब ये भी क्या है? दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ड भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन ऑफ, नाउन होता है यूनिवर्सल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, इसका मतलब ये जो यूज़ है ये नाउन है। एट हाफ कैपेसिटी, कैपेसिटी इज़ अ नाउन, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब हाफ क्या है? एडजेक्टिव है। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5, क्या क्या स्कोर्स रहे इस बार? एवरीवन, चलिए आगे। दिस कुड पोज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्क। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग क्या है? ऐसी रिस्क जो कभी नहीं देखी गई। एक बहुत ऐसी रिस्क हो सकती है जो कभी नहीं हमने देखी, क्योंकि बच्चे जो इन्फेक्शन से कम अफेक्टेड हैं अभी तक, वो बच्चे जो इस इन्फेक्शन से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, वो बच्चे घरों पे उन इन्फेक्शन को ले जाएंगे उन इंडिविजुअल्स की तरफ जो कमज़ोर हैं। एक ऐसा फिनोमिनन जो हुआ था जब इजराइल में स्कूल्स खोल दिए गए थे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करना अनलॉक के दौरान और प्री वैक्सीन फेज के दौरान, इसको ज़रूरत है कि हम हमारी अनवेवरिंग अडियरेंस, अनवेवरिंग का मीनिंग है कि हम डटे रहें, हम स्टिक करें। अडियरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टिक करें। हम सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस पे डटे रहें। और एडिशनल विजिलेंस, विजिलेंस वर्ड का मीनिंग होता है केयर। हम बहुत केयरफुल हो जाएं, कि बहुत केयरफुल हो जाएं। कौन बहुत केयरफुल हो जाए? स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ बहुत केयरफुल हो जाएं, जिनको इस सिचुएशन को मॉनिटर करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर स्कूल्स खोल दिए तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, जैसे इजराइल में हुआ था। बच्चे तो चलो अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो बच्चे जब घरों में अपने जाएंगे तो वहाँ पर जो एल्डरली लोग होंगे वो इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस समय जब ये प्री वैक्सीन फेज चल रहा है तो हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रीड इट एवरीवन। अगर हम पूरे विश्व में देखें ग्लोबली, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स के दोबारा खुलने से मिक्स्ड रिएक्शन आया है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं have deferred to the learning needs of children in Europe where lockdown have been reimposed। गवर्नमेंट्स ने लर्निंग नीड्स को अभी के लिए छोड़ दिया है, जहाँ पे लॉकडाउन फिर से हो गया है क्योंकि बहुत सारे केसेस आ गए हैं। यूरोप में लॉकडाउन फिर से हो गया है। इन एनी केस, किसी भी केस में जो डेटा पब्लिश हुआ अगस्त में, वो दिखाता है कि बच्चों में बहुत कम इन्फेक्शन होता है। बच्चों में 5% ऑफ ऑल इन्फेक्शन हुआ 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में। टीचर्स यूनियन जो है ब्रिटेन में, वो बोल रहे हैं कि क्लासेस बहुत कम हो, जिससे कि डिसएडवांटेज चिल्ड्रन जो हैं और वो बच्चे जिनके पास पेरेंटल कमिटमेंट्स हैं कि मतलब पेरेंट्स ही चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो सारे के सारे क्लोज रहें।
लिमिटेड क्लासेस ऑन डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन के लिए और उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंटल कमिटमेंट्स हैं। पब्लिक स्कूल जो है बहुत सारी यूएस स्टेट्स में वो बंद रहे, जबकि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं यूएस में। फ्रांस बोल रहा है कि छोटे बच्चे भी मास्क लगाएंगे टीचर्स के साथ साथ। लास्ट read it. द कंसेंसस इज, कंसेंसस का मीनिंग क्या होता है? सब लोग क्या चाहते हैं कि भीड़ कम से कम हो, मास्क कंपलसरी हो जाए और नेचुरल एयर आए जिससे रूम्स वेंटिलेट हो। ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब वो सब जगह फॉलो होने चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। रीओपनिंग जो है स्कूल्स की इकोनॉमी को तो रिवाइव कर देगी, लेकिन ऐसा ना हो ना कि वो बहुत भयंकर प्राइस ले ले हमसे, किस फॉर्म में कितने सारे लोगों की डेथ हो जाए उस रीओपनिंग की वजह से, एल्डरली की और वीक लोगों की। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो रीओपनिंग बहुत केयरफुली करनी चाहिए। आई होप द आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को आर्टिकल क्लियर है? चलिए अब हम आएंगे स्किमिंग पे। तैयार हैं स्किमिंग के लिए? एवरीवन रेडी फॉर स्किमिंग? वल्नरेबल का मीनिंग होता है समवन हु इज़ वेरी वीक, कोई ऐसा इंसान जो बहुत वीक होता है। एंड ऑफ द टनल, क्या हम उस टनल के एंड पे पहुंच गए हैं? ऑथर ने क्या बोला, क्या हम उस पूरे प्रोसेस के एंड पे पहुंच गए हैं? द वेलकम पिकअप इन जीएसटी रेवेन्यूज, जो जीएसटी रेवेन्यू में जो पिकअप हो रहा है, जीएसटी रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, मे नॉट येट सिग्नल हो, अभी भी वो सिग्नल नहीं कर रहा कि हम बहुत अच्छे से सस्टेनेबल, बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे हैं। हालांकि जीएसटी बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो सस्टेनेबल है। चलिए स्किम इट एवरीवन। डन? चलिए क्या लिखा हुआ है? डन? यस। चलिए क्या लिखा हुआ है? 1.05 लाख करोड़ से ज़्यादा कलेक्ट किया गया जीएसटी से अक्टूबर में, जो सबसे ज़्यादा मंथली रेवेन्यू था इनडायरेक्ट टैक्स से फरवरी 2020 से। ये सेकेंड सक्सेसिव मंथ है जहाँ पे जीएसटी बढ़ता जा रहा है। 10.25% राइज हुआ था अक्टूबर में, सितंबर में 4% राइज हुआ था। 6 महीने देखें अगर हम, जब जीएसटी कम होता जा रहा था, मार्च से जब शुरू हुआ था जीएसटी का कम होना, लॉकडाउन जब लगाया गया था, ये जो 2 महीने का ट्रेंड है ये दिखाता है कि रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की। अक्टूबर रेवेन्यूज़ क्यों हुए? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई सितंबर में, बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए सितंबर के मंथ में, बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट्स हुए। तो ऑथर की टोन क्या है यहाँ पे? ऑथर की टोन है ऑप्टिमिस्टिक कि रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जीएसटी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। आगे रीड इट। ओनली अ पार्ट ऑफ दैट, इसका सिर्फ एक हिस्सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस इफेक्ट से। सितंबर 2019 में 2019 में बहुत कुछ डिप हुआ, बहुत नीचे आ गई चीज़ें, इतनी ज़्यादा अनलॉकिंग हो गई, पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए, सारे सेक्टर्स को अलाउ करना स्टार्ट कर दिया, रोक बहुत कम हो गई। 23.9% कोलैप्स हुई थी, इकोनॉमी नीचे आई थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो रिलीफ लग रहा है कि हाँ चलो रिलीफ है, और ये बात गलत नहीं है। फ्यू साइंस सिलेक्ट बताते हैं हमें कि अक्टूबर की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो दिखाती है कि जीएसटी नवंबर में भी अच्छा ही रहेगा।
जो मैन्युफैक्चरिंग था इंडेक्स था जो मंडे को रिलीज़ किया गया वो भी ऊपर चला गया। मतलब ऑथर बहुत पॉजिटिव है कि हाँ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, इकोनॉमी अपने वापस वाले रास्ते पे आ रही है। आगे इंडिया के जो ऑटो मेकर्स हैं उनकी भी अच्छी सेल हुई, जीएसटी बढ़ गया, लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से इकोनॉमी रिकवरी हो रही है। ये बहुत प्री मैच्योर है और ये बहुत धोखा देने वाली बात है। इकोनॉमिस्ट अभी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है सितंबर अक्टूबर के डेटा को लेके, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का ही तो डेटा है। इसके ऊपर आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि आगे की इकोनॉमी भी इंप्रूव करती चली जाएगी। और इंडिया का फेस्टिवल सीजन इफेक्ट भी अभी फेस्टिवल्स भी आ गए, इसलिए हो सकता है इसीलिए इकोनॉमी इंप्रूव कर रही हो। तो हम बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। हाँ 2 महीने अच्छा रहा है, आगे का डेटा हमें बताएगा कि क्या है। ऐसा लग रहा है कि हम डूम्सडे सिनेरियोस है, जून में जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही खत्म हो रहा है, उससे अब हम एक अच्छी चीज़ पे आ रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इस चीज़ को ये समझ लेना कि इकोनॉमी इम्प्रूव करती चली जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। ये चीज़ भी गलत है। प्रोग्नोसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रिडिक्शन, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना। चलिए लास्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे ऑथर क्या बोलेंगे? ऑथर अपना काम करेंगे। भाई इकोनॉमी की अच्छाई करना कि इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, पॉलिटिकल डिवाइस है, पॉलिसी डिवाइस है कि भाई हाँ इम्प्रूव हो रही है, लेकिन क्रिटिकल भी है। भाई ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखें तो इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसके ऊपर ध्यान रखना है वो एम्प्लॉयमेंट है। और बहुत ज़्यादा अभी हमें बताया भी नहीं गया कि इकॉनमी को लेकर और क्या स्टिमुलस मेजर्स आने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट पैसा डालने वाली है हमारी इकॉनमी में। बहुत कुछ डिपेंड करता है, वर्ल्ड व्यू पे भी डिपेंड करता है कि वर्ल्ड क्या सोचता है हमारी इकॉनमी के बारे में, पेंडेमिक कैसे फैलता है उस पर डिपेंड करता है, पेंडेमिक को हम कंट्रोल कर पाते हैं, इस महामारी को हम कंट्रोल कर पाते हैं यानी इस पर डिपेंड करता है। जो इकॉनमी में सबसे ज़्यादा चैलेंज सेक्टर्स हैं जिनको सपोर्ट चाहिए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो बताएंगी कि हमारी इकॉनमी किस रास्ते पे आती है। तैयार हैं सभी लोग रीडिंग पार्ट के लिए? बट उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, 550 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 200 हैं, तो जितने भी 300 350 बच्चे बचे हुए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में कम से कम उतने लाइक्स तो होने ही होने चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू लाइक दिस वीडियो। स्टार स्टेटस, बात कर रहे हैं हम स्टार स्टेटस की। ECI's पावर टू इंश्योर अ क्लीन कैंपेन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी जो पावर है, क्या पावर है कि क्लीन कैंपेन हो, कोई भी पॉलिटिक्स ना हो, कोई भी करप्शन ना हो, एक क्लीन कैंपेन हो, शुड नॉट बी अनड्यूली अब्रिज, उसको हमें अब्रिज नहीं करना चाहिए। अब्रिज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी की पावर को हमें कम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो करप्शन को रोक सकता है तो हमें उस पावर को बिल्कुल भी अब्रिज नहीं करना, मतलब उस पावर को उससे छीनना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छीनना है। अनड्यूली वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली, तो हमें उसकी पावर्स को बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट नहीं करना है। लेफ्ट साइड कट है, मैं एक बार ठीक कर देती हूँ। चलिए पढ़िए।
डन। जैसे आप लोग कर लेंगे कमेंट करेंगे डन। द सुप्रीम कोर्ट स्टे, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया ऑन द रिवोकेशन ऑफ द स्टेटस, किस चीज़ के ऊपर? फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो थे मिस्टर कमलनाथ, कि वो एक स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस के लिए, उस चीज़ के स्टेटस को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रिंग्स टू दी फोर, वो सामने लेके आता है द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI की पावर को वो सामने लेके आता है, एंड इट्स रोल, और उसके रोल को इन इंश्योरिंग अ क्लीन कैंपेन। जो ECI का जो कैंपेन है मतलब उसका जो पावर है क्लीन कैंपेन को करने की। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे अपीयर्ड कन्विंस्ड, वो कन्विंस हुए कि ECI के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है, एंड ऑर्डर अ स्टे, और एक स्टे कर दिया, एक रोक लगा दी उसके ऑर्डर पे। मिस्टर नाथ अर्न द ECI's रिव्यू, ECI ने फिर बहुत क्रिटिसाइज किया उनको आफ्टर अ डिसटेस्टफुल पर्सनल रिमार्क, उन्होंने एक बहुत खराब रिमार्क भी पास किया अबाउट अ बीजेपी विमेन कैंडिडेट के बारे में, जो एक इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही थी मध्य प्रदेश असेंबली के लिए रिसेंटली। कमीशन के ऑर्डर जो अक्टूबर 30 के थे उसमें बोला इट वॉज रिवोकिंग हिज स्टेटस, वो उनके स्टेटस को वापस ले रहे हैं एज अ लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जो सेक्टर 77 है, जो कहता है कि कैंडिडेट का जो इलेक्शन का जो खर्चा है वो डज लीव इट टू द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ टू डिसाइड, वो पॉलिटिकल पार्टी पर ही छोड़ देता है कि पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करेगी कि कौन उसके लीडर्स हैं, और हर पार्टी एक लिस्ट स्टार कैंपेनर्स की सबमिट कर सकती है टू द इलेक्शन अथॉरिटीज़। इलेक्शन अथॉरिटीज़ को हर पार्टी एक ऐसी जो लिस्ट है उसको सबमिट कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने ECI के खिलाफ काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने ECI के खिलाफ काम किया। कैसे ECI के खिलाफ काम किया वो हमें कहाँ दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है इस पैसेज में। क्लियर है? पूरी की पूरी बात क्या थी? कमलनाथ एक स्टार कैंपेनर थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको बोला कि वो स्टार कैंपेनर थे, ECI ने उनको कैंसिल कर दिया कि वो स्टार कैंपेनर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस बात पे एक स्टे लगा दिया कि ECI ऐसा नहीं कर सकता है। आर्टिकल क्लियर है सभी को? आर्टिकल क्लियर है? चलो अब कुछ ग्रामर करते हैं इस पे। रिवोकेशन का मीनिंग होता है कैंसिल करना किसी चीज़ को। आप मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, दूसरा आप मुझे इट्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, डिसटेस्टफुल का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, इटसेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। हाँ जी बताइए, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिवोकेशन लास्ट में ION लग रहा है, मतलब नाउन है। इट्स नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। डिसटेस्टफुल FUL भी लग रहा है और रिमार्क के बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। पार्टिंग नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। इटसेल्फ तो प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए आगे पढ़िए। डन एवरीवन? चलिए क्या लिखा हुआ है आगे? हाउएवर इट शुड बी नोटेड, इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि जो स्टार कैंपेनर स्टेटस है, कुछ नहीं है बच्चे, स्टार कैंपेनर एक स्टेटस होता है जो पार्टी अपने लोगों को दे सकती है कि ये हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं, मतलब ये हमारे टॉप मोस्ट कैंपेनर्स हैं जो पार्टी के इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। स्टेटस
कम्स विद अ क्लियर प्रिविलेज। स्टार कैंपेनर्स इनको दिया जाता है, उनको एक प्रिविलेज दिया जाता है, उनको कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं। क्या फ़ायदे दिए जाते हैं? कि जो खर्चा होगा कैंपेन पे उन लोगों के द्वारा, स्टार कैंपेनर्स के द्वारा जो खर्चा होगा कैंपेन में, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैंपेन डन बाय दोज, उन लोगों के द्वारा जो उस लिस्ट से हैं वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। समझ गए? कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है जिसके ऊपर वो खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन स्टार कैंपेनर्स जो खर्चा करेंगे वो उनके अंडर नहीं आएगा। इन इफेक्ट एन ऑर्डर ऑफ द ECI, इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया कि स्टार स्टेटस को हटा दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, इज एक्चुअली अ विड्रॉल। एक राइट उन्होंने दिया था उसी को वो वापस ले रहे हैं, ऑफ द राइट टू कैंपेन विदाउट अकरिंग इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर ऑन द कैंडिडेट्स अकाउंट। मतलब ये उसी राइट को ले रहे हैं कि लोग स्टार कैंपेनर्स क्यों बनते हैं, लोगों को स्टार कैंपेनर्स क्यों बनाया जाता है कि वो कितना भी खर्चा कर ले वो उनके अकाउंट में नहीं आएगा, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर ECI ने अगर उनका कैंसिल स्टेटस को कैंसिल किया, इसका मतलब ECI ने उस राइट को छीन लिया उनसे जहाँ पे वो खर्चा कर रहे हैं और उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। इट स्टैंड्स टू रीजन दैट द ECI जो है, ECI ने क्या रीज़न दिया इस बात का कि हमारी खुद की बहुत सारी पावर है कंट्रोल करने की, इलेक्शंस को डायरेक्ट करने की, इलेक्शंस कैसे कैसे होंगे, और इसीलिए हमारे पास पावर है। भाई हमारे पास, ECI ने क्या बोला, हमारे पास पावर है ना इस चीज़ को चेक करने की कि इलेक्शंस कैसे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ought to का मतलब क्या होता है, शुड। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ही पावर है। अगर हम किसी कैंपेनर का स्टेटस हटाना चाहते हैं तो हमारे पास पावर है, हमारी पावर है वो। अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कैंपेन नॉर्म्स है, अगर कोई भी रूल्स को तोड़ता है, कोई भी नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता है, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ECI ने पूरा का पूरा कह सकते हैं डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि हर कैंपेनर, हर कोई इंसान जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर उनमें से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है तो ECI ने बोला मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पावर है कि मैं उसका स्टेटस उससे छीन लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हम स्टे क्यों लगा दिया इस चीज़ के ऊपर, ECI के अंदर ये ग्रजेस थे और ECI ने सुप्रीम कोर्ट को लेके बहुत ख़राब रिमार्क्स भी पास किए कि आपने मेरी पावर को मुझसे छीन लिया है। आर्टिकल समझ में आ रहा है सभी को? आई होप द आर्टिकल इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। चलिए थोड़े से ग्रामर करते हैं। कैंडिडेट्स ऐसे क्यों लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कैंडिडेट्स ऐसे क्यों लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो हैव है इसका सब्जेक्ट कौन है, ये जो हैव है इसका सब्जेक्ट कौन है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो इज लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट कौन है, बताइए। 3 सवाल आप लोगों से। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर, कैंडिडेट्स अकाउंट, कैंडिडेट्स का अकाउंट ऐसे लिखेंगे। जब भी क की के लिखते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर कैंडिडेट्स का अकाउंट है इसका मतलब कैंडिडेट्स का अकाउंट। अब जैसे ही आपने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया आपको क्या मिली, हिसिंग साउंड मिली। कैंडिडेट्स अंग्रेज बोलते हैं कि हिसिंग साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, इस हिसिंग साउंड को रिमूव करो, इस हिसिंग साउंड को हटाओ, ये साउंड हमें अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला इस हिसिंग साउंड को रिमूव करने का, लास्ट वाले एस को हटा दिया, तो हिसिंग साउंड भी हट गई और काम भी बन गया। तो इसीलिए कैसे लिखा जाता है जब भी कोई हिसिंग साउंड आती है, कैंडिडेट्स अकाउंट। दूसरी बात थी हैव का स्टेटस क्या था, हैव द पावर, किसके पास पावर है भाई, ECI के पास पावर है। तो इस हैव का सब्जेक्ट कौन है, द ECI। भले ही दूर लग रहा है लेकिन इस हैव का सब्जेक्ट द ECI ही है क्योंकि द ECI के पास पावर है। इसका सब्जेक्ट क्या है, विड्रॉल ऑफ द राइट। किस चीज का विड्रॉल, राइट का विड्रॉल। ऑर्डर, वो ऑर्डर जिसने ECI को रोका वो उनकी राइट उनसे छीन रहा है। तो विड्रॉल का इज का सब्जेक्ट कौन हो गया, इसका सब्जेक्ट है एन ऑर्डर। तो इसका सब्जेक्ट है एन ऑर्डर, हैव का सब्जेक्ट है द ECI। चलिए आगे रीड करते हैं।
Next paragraph for you. Read it, everyone. चलिए, क्या लिखा हुआ है? वॉट इज रिटन? आफ्टर ऑल द स्टार स्टेटस, जब हम स्टार स्टेटस देते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन को स्टार स्टेटस मिलता है, वो इंश्योर करता है कि कुछ लीडर्स जो हैं कैन चार्टर हेलीकॉप्टर्स, वो हेलीकॉप्टर्स याद यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ट्रैवल कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा टेरिटरी कवर कर सकें, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर कर सकें विदाउट ब्रीचिंग एन इंडिविजुअल्स कैंडिडेट स्पेंडिंग लिमिट। स्टार स्टेटस क्यों दिया जाता है किसी को? वाई स्टार स्टेटस गिवन? इससे क्या होता है, एक ना इंडिविजुअल कैंडिडेट पे लिमिट लगा रखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते इलेक्शन में, आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अब भाई स्टार कैंपेनर्स हैं, उनको तो इतनी सारी टेरिटरीज़ में जाना है, सब जगह इलेक्शन करवाने हैं, सब जगह रैलीज करनी है, तो वो क्या करेंगे? तो इसीलिए स्टार स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट आया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो स्टार कैंपेनर्स होंगे वो खर्चा कितना भी कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टार स्टेटस आया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर करें, और जो उनकी लिमिट है वो लिमिट भी ना पार हो। द ECI है साइटेड, ECI ने साइट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना। बोला कि जो क्लॉज है MCC में जो कैंडिडेट्स को रोकता है कि वो प्राइवेट लाइफ के from resorting to criticism of all aspects of the private life not connected with the public activities of other leaders and party workers। एक क्लॉज है जो कहता है कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। आप इलेक्शन कर रहे हो, आप इलेक्शन करो, लेकिन इलेक्शन के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ जो पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, जो लीडरशिप से कनेक्टेड नहीं है, पार्टी वर्कर से कनेक्टेड नहीं है, उसको लेके उस इंसान की बुराइयां नहीं कर सकते। ये एक क्लॉज है जो कहता है, बिल्कुल सही बात है भाई, प्राइवेट लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। तो क्या बोला गया कि उसमें एक क्लॉज है जो कहता है कि आप किसी की बुराइयां नहीं कर सकते अपने इलेक्शन कैंपेन में, खासकर उसकी प्राइवेट लाइफ को लेके। इवन दो द मॉडल कोड इज़ नॉट स्टैट्यूटरी, वो बहुत लीगल नहीं है, वो किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इट हैज़ बीन जनरली रिकॉग्नाइज, इस बात को माना गया है कि इलेक्शन वॉचडॉग, जो इलेक्शन वॉचडॉग कौन है, इलेक्शन को चेक कौन करता है? ECI। इलेक्शन वॉचडॉग किसके लिए लिखा हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। शुड हैव सम मीन्स ऑफ एनफोर्सिंग इट्स नॉर्म्स। लेकिन देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टैट्यूटरी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि उसको फॉलो करना है, लेकिन ECI को फॉलो करवाना होता है, तो उसके पास कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए कि लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। इन पास्ट ऑर्डर्स, पिछले ऑर्डर्स में ECI ने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन को साइट किया था, उसका एग्जाम्पल दिया था। जब लॉज नहीं थे इलेक्शन होने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ECI को प्रोटेक्ट किया था, उसकी बात को मनवाया था। ECI अपनी रेसिडुअरी पावर को भी इन्वोक कर सकता है, इसको भी यूज़ कर सकता है, जो उसके पास थोड़ी बहुत बची हुई पावर है उसको वो यूज़ कर सकता है टू मीट एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं भाई इलेक्शन में, उन सब को मीट करने के लिए ECI अपनी रेसिडुअरी पावर को यूज़ कर सकता है जो लॉ मेकर्स सोच भी नहीं सकते। इलेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लॉ मेकर्स सोच भी नहीं सकते। हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा पार्लियामेंट हो गया, वो सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ECI के पास पावर होनी चाहिए उन चीज़ों को कंट्रोल करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे करेगा, ECI की पावर्स के ऊपर स्टे लगा देगा, तो इलेक्शन बहुत फेयर मैनर में होंगे ही नहीं। आ रहा है आर्टिकल समझ में सभी को? चलिए लास्ट पैराग्राफ।
जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे डन। इट इज़ इंडीड डिबेटेबल, ये जो बात है डिबेटेबल है कि ईसीआई अपनी पावर्स भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहा। अभी तक तो ऑथर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को ईसीआई को सपोर्ट करना चाहिए। अब ऑथर ने बोला लेकिन ये बात भी सही है, क्या पता ईसीआई खुद ही करप्ट हो, क्या पता वो भी अपनी पावर्स को ढंग से कर रहा हो या नहीं फॉलो कर रहा हो। हाउएवर इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बात भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो ईसीआई की पावर है इन पॉल के रूल्स रेगुलेशंस को एनफोर्स करवाने की, इनको लगवाने की, क्लीन कैंपेन की, इज़ नॉट अनड्यूली अब्लिश्ड। उसको आप एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा कम मत करो, ईसीआई को पावर दो कि वो इलेक्शंस को कंट्रोल करे, नहीं तो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लग जाएगा। चलिए तैयार है स्किमिंग के लिए? एवरीवन रेडी फॉर स्किमिंग पार्ट नाउ? तैयार है स्किमिंग के लिए? इंडीड का मतलब होता है बेशक, अनड्यूली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। चलिए अथॉरिटेरियन टर्न, ऐसा टर्न आ गया जो अथॉरिटेरियन है, ऐसा ना हो कि यूएस की जो पॉलिटिक्स है वो अथॉरिटेरियन हो जाए। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रूलर होता है, जहाँ पे एक ही इंसान अपनी मर्जी चलाता है। ट्रंप को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में ही रूल करेंगे। ट्रंप सीम्स होपफुल ऑफ गेटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रूल इन हिज फेवर। चलिए अब आपको स्किम करना है, रीड नहीं करना, स्किम करना है और मुझे एक या दो लाइन में बताना है ओवरऑल मीनिंग क्या होगा। हाँ जी, स्किम इट एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? जो इतना बड़ा टास्क था वोट काउंटिंग अभी भी चल रहा है। फाइनल आउटकम तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस किस बीच में हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन। अभी तक कोई शॉक्स नहीं हुए हैं सॉलिडली रेड एंड ब्लू स्टेट्स में, जिनकी हमेशा से हिस्ट्री थी कि वो एक ही पार्टी को वोट करते थे और वो चेंज नहीं हो सकते। अभी वो स्टेट्स जिनके वोट्स अभी लेने बाकी हैं, दो कैंडिडेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो मिक्स रही है। अगर लेटेस्ट काउंट बोलें तो विक्ट्री ट्रंप जीते हैं फ्लोरिडा में, ओहियो में, इयोवा में, और वो लीड कर रहे हैं प्रोविजनली स्टेट्स ऑफ जॉर्जिया में, नॉर्थ कैरोलिना में। मतलब क्या क्या बताया गया है। अभी बहुत सारे मेल बेल आउट्स गेट टू बी टैलीड है, अभी उनको काउंट नहीं किया गया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत टक्कर पे हैं दोनों। मतलब अभी बता ही नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो बिडेन और ट्रंप बहुत ज़्यादा क्लोज है। चलो नेक्स्ट आगे पढ़िए। Skim it everyone. मीनवाइल उसी दौरान मिस्टर बिडेन वहाँ जीते हैं। मिस्टर बिडेन के बारे में बताया गया है वो कहाँ कहाँ जीते हैं, लेकिन लीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है मिस्टर बिडेन की। तो ऐसा लग रहा है ज़रूरी नहीं कि वही जीते, हो सकता है ट्रंप भी जीत जाए, हो सकता है मिस्टर बिडेन भी जीत जाए। अभी नहीं पता कौन जीतेंगे, कुछ नहीं पता। एक बात ऑथर ने एक अच्छी बात बोली, एक अच्छी बात हुई। एक अच्छी बात क्या हुई? अगर हम रिजल्ट्स को हटा के कुछ और सोचें तो हमें देखेंगे कि डेमोक्रेसी जीत गई। अमेरिकन डेमोक्रेसी जीत गई। मतलब कोई वायलेंस नहीं हुआ, कहीं भी कोई वायलेंस नहीं हुआ, कहीं भी वोटर्स को सप्रेस नहीं किया गया। फाइनल फेजेस में कहीं भी कुछ भी वायलेंस, कुछ गलत, कुछ अन्याय नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक नेशन है जो पुरानी सारी चीज़ों को छोड़ के हेटफुल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, रिलीजियस डिविजन, सबको छोड़ के अब डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी वोटिंग की, कहीं भी कोई भी वायलेंस नहीं देखा गया। चलिए आगे, स्किम इट। फिर क्या बोला गया? आयरॉनिक, इट वॉज आयरॉनिक। आयरॉनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आयरॉनिक इज समथिंग, दो ऑपोजिट बातें एक साथ। अच्छा, एक डाउट है बच्चे का कि मैम, बच्चे का कोई भी डाउट है ना आपको इंग्लिश को लेके, क्लासेस को लेके, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9953592800। ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर 9953592800 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी बच्चे को तो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इट वॉज आयरॉनिक, ये बात बहुत ही आयरॉनिक थी कि एक्सरसाइज, मतलब हमने बोला कि पीसफुल हो रही है, कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो मिस्टर ट्रम्प हैं उन्होंने अथॉरिटेरियन टर्न ले लिया। वो क्या बन गए? उन्होंने एक तरह का डिक्टेटर का टर्न ले लिया। वो एक बात को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, उन्होंने बिना कुछ चीज़ को जाने उन्होंने एक बात को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी मिस्टर बिडेन को हरा चुके हैं, अभी वोटिंग चल रही थी और उन्होंने क्या कमेंट दिया कि वो मिस्टर बिडेन को ऑलरेडी हरा चुके हैं, उन्होंने रस्ट बेल्ट स्टेट्स जीत गई हैं, जबकि असली बात तो ये है कि अभी भी वहाँ पे वोटिंग चल रही है। उन्होंने कंप्लेन की कि जो 2020 का इलेक्शन है उसमें फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अगर मैं हार गया तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जो है अथॉरिटेरियन हो रहे हैं। वो अपनी हार को अगर वो हारते भी हैं, अभी नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अगर वो हारते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। 3 ऑब्जर्वेशन हैं। पहली बात तो ये कि क्यों मिस्टर ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं तब भी वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा अगर फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। वो लीड कर रहे हैं तब भी वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, आगे पढ़िए। दूसरी बात क्या है कि वो उनका स्टेटमेंट एक डिमांड के इक्वल है कि इन बैलॉट्स को रिकॉर्ड मत करो, मतलब ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोटर्स को सप्रेस किया जा रहा है। तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें सच होती हैं, या फिर अगर मिस्टर ट्रम्प जीत जाते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगले आने वाले 4 साल जो होंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें क्या क्या होने वाला है। वो मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो रहे हैं। तो ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है मिस्टर ट्रम्प को। पूरे के पूरे पैसेज में ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है मिस्टर ट्रम्प को। तो अगर मैं बोलूँ तो अगर इस आर्टिकल की टोन कैसी थी, स्टार्टिंग में आर्टिकल की टोन इन्फॉर्मेटिव थी। स्टार्टिंग में ऑथर ने इन्फॉर्मेशन देने से स्टार्ट किया, बट उसके बाद धीरे धीरे जो टोन बन गई वो कैसी बन गई, धीरे धीरे टोन हमारी क्रिटिकल हो गई। चलिए तो इससे आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमनी गाइडलाइंस। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एलिमनी गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। एलिमनी मीन्स जो अमाउंट देना पड़ता है डिवोर्स के बाद हस्बैंड या वाइफ को, जिससे कि वो अपना खर्चा पानी निकाल सके, उसको बोलते हैं एलिमनी। अर्ली इन्फोर्समेंट। अगर
जल्दी इन्फोर्समेंट हो जाए मेंटेनेंस लॉस का। मेंटेनेंस लॉ का मतलब क्या है, अगर किसी का डिवोर्स हो गया तो दूसरा वाला कैसे रहेगा, उसके मेंटेनेंस लॉज जो आए हैं उसके लिए अगर उनको हम जल्दी लगा दें, वो ज़रूरी है जिससे कि हम एक डिपेंडेंट वुमेन को प्रोटेक्ट कर सकें। जो मेंटेनेंस लॉज आए हैं उनका अर्ली एनफोर्समेंट, उनका जल्दी लागू होना ज़रूरी है हमारी एक डिपेंडेंट वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। चलिए पहले आप लोग रीड करेंगे, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे ही आप रीड कर लेंगे कमेंट करेंगे डन। चलिए आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया है। बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया में हालांकि ज़्यादा गर्ल्स अब स्कूल जा रही हैं। इन इंडिया में हालांकि अब जब ज़्यादा गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, बहुत सारों के लिए सच्चाई अभी भी ये है, इनएविटेबल का मतलब क्या है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। असली सच्चाई यही है, बिल्कुल सच बात यही है क्या, कि शादी उनकी एजुकेशन से पहले हो जाती है। हायर एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले उन लड़कियों की क्या होती है, उन लड़कियों की शादी हो जाती है। गर्ल्स आर मैरिड ऑफ अर्ली, गर्ल्स की शादी जल्दी हो जाती है और उनके बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, जितने होने चाहिए उससे बहुत पहले दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। दिस ट्रिगर्स, ये शुरू करता है, ट्रिगर्स का मतलब क्या है, स्टार्ट करता है अ स्टेट ऑफ पुअर मैटरनल हेल्थ। क्या होता है इससे, जो विमेन होती है उसकी जो हेल्थ होती है वो ख़राब हो जाती है। एंड इज़ वन ऑफ द रूट कॉज, और एक कह सकते हैं जड़ है, वन ऑफ द रूट कॉजेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। किस चीज़ का, जड़ वाला कॉज है, बिल्कुल शुरुआती कॉज है ऑफ हाई लेवल्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन इंडिया। बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स हैं चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग क्या होता है, बच्चों के मैल न्यूट्रिशन के, बच्चों का कुपोषण वेस्टिंग और स्टंटिंग से मेजर किया जाता है। हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज जैसे रेशियोज होते हैं जो बताते हैं कि बच्चों में कितना कुपोषण है, कितने बच्चे हमारे कुपोषित हैं। देयर इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मैरिज काम नहीं कर रही फॉर वेरियस रीजन्स, मतलब शादी में वो लोग नहीं बंध के रह पा रहे हैं बहुत सारे रीजन्स की वजह से, जिसकी वजह से जो लड़की है या जो यंग वुमेन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन उसकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। उसको लगता है अगर मैं छोड़ दूँगी, डिवोर्स ले लूँगी, तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगी। पार्लियामेंट एंड द कोर्ट्स, पार्लियामेंट और कोर्ट्स ने लगातार लेजिस्लेशन इनैक्ट किए हैं, लगाए हैं, जिससे कि हम विमेन को अच्छी राइट्स दे सकें। आर्टिकल 15 सेक्शन 3 विच स्टेट्स, आर्टिकल 15(3) क्या स्टेट करता है कि इसमें से कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो स्टेट को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए विमेन के लिए और बच्चों के लिए। रेड टुगेदर विद आर्टिकल 39, अगर हम इसको आर्टिकल 39 के साथ पढ़ें, जो बोलता है स्टेट पॉलिसी को कि आप इक्वल पे रखो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखो, बोथ मेन के लिए भी एंड विमेन के लिए भी, और विमेन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करो और चिल्ड्रन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करो। ये दो चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से, कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि हमें प्रोटेक्ट करनी है विमेन की और बच्चों की हेल्थ। क्या पैसेज समझ में आया सभी को? पैसेज क्लियर है? मैम प्लीज़ आशीर्वाद दो, मेरा एग्ज़ाम है। चलो ऑल द बेस्ट बच्चे, बहुत सुकून से शांत दिमाग से पेपर देना, बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली ऑल द बेस्ट। चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं इसमें, लेट्स डू सर्टेन ग्रामर।
मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, आप मुझे उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। सबसे पहले तो आई एम मार्किंग सर्टेन वर्ड्स, आप मुझे उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। चलिए 6 वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं। इनएविटेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है। रियलिटी नाउन है, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है। लेवल्स नाउन है, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है। चाइल्ड, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, एंड जो होता है दो सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करता है, वेस्टिंग यहाँ पे नाउन है। डायरेक्ट्स वर्ब है, प्रिवेंट वर्ब है। स्कोर्स एवरीवन। अच्छा राइट्स, बेटर राइट्स मिलेंगी, बेटर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है, राइट्स नाउन है। स्कोर्स आउट ऑफ 6 एवरीवन, क्या क्या स्कोर रहा सभी का 6 में से। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो आगे क्या लिखा हुआ है। वेंसडे को, ऑन वेंसडे सुप्रीम कोर्ट इन 2 आर्टिकल्स पे डिपेंड हुआ और बहुत सारे लॉज सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ करे जब वो एक केस सुन रहा था, एक लड़ाई का केस सुन रहा था। एक मुंबई बेस्ड कपल था और उसने कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ कवर करती हुई गाइडलाइंस ले डाउन कर दी, स्टैब्लिश कर दी एलिमनी को लेके। द कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने बोला कि अगर आप किसी बच्चे वाइफ को छोड़ते हो या बच्चों को अगर आप छोड़ते हो तो उन वाइफ को और बच्चों को मेंटेनेंस दिया जाएगा फ्रॉम द डेट, उस डेट से जिस डेट से वो के लिए वो अप्लाई करती है कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब अगर डिवोर्स होता है तो वाइफ और बच्चों को एलिमनी दी जाएगी, मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाएंगे। किस डेट से? जिस डेट से वाइफ ने अप्लाई किया है कोर्ट में कि मुझे एलिमनी चाहिए। इन अ 67 पेज जजमेंट में एक बेंच ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी, उन्होंने आउटलाइन किया, उन्होंने अच्छे से मार्क किया सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जिसमें क्या क्या था, रीजनेबल नीड्स, क्या क्या ज़रूरतें हैं वाइफ की और बच्चों की, हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, क्या उनके पास कहीं से पैसा आता है या नहीं आता, और अगर आता है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो उनके खर्चे उठाने के लिए सफिशिएंट है, टू फॉलो फॉर फैमिली कोर्ट्स। ये सारी चीज़ें फैमिली कोर्ट्स को फॉलो करनी है, मजिस्ट्रेट्स को फॉलो करनी है, लोअर कोर्ट्स को फॉलो करनी है, जितने भी केसेस उनके पास एलिमनी से रिलेटेड आएंगे। गिवन द लार्ज एंड ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, इतना ज़्यादा आजकल मैट्रिमोनियल लिटिगेशन हो रहा है, इतने ज़्यादा शादी के रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। सम क्लैरिटी वॉज नेसेसरी, कुछ क्लैरिटी तो चाहिए थी और हमारे कोर्ट्स ने वो क्लैरिटी दे दी। मैम क्या आर्टिकल पढ़ा रहे हो आज? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं डिवोर्स के ऊपर। फील नहीं आ रहा? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? नहीं, फ्यूचर में तो काम आएगा आप लोगों के ये आर्टिकल। केसेस आर नोन टू ड्रैग ऑन, केसेस क्या होता है, चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, क्या होता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, इतने पुराने हो जाते हैं कि उन केसेस की फाइल्स पे जाले लग जाते हैं।
इतने पुराने हो जाते हैं कि केसेस की फाइल पे जाले लग जाते हैं, जिससे वो विमेन जो वीक हैं, वल्नरेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वीक, वो विमेन जो वीक हैं उनकी जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई ज़रूरत थी कि ऐसे कोई ना कोई लेजिस्लेशंस आए, जो कि आ गए। मैम ये दिन कभी ना आए, सही बात है, ये दिन कभी ना आए, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एवरीवन शुड बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। हर किसी को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। अनलेस यू आर नॉट financially independent you cannot survive, sorry, unless you are financially independent you cannot survive। जब तक आप financially independent नहीं हो, आप survive नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा फोकस क्या है कि सभी को financially independent बनना पड़ेगा। एलिमनी के केस की तो बात की बात है, the point is financial independence। चलिए अब कुछ थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ब्स मार्क कर रही हूँ, आप मुझे इन वर्ब्स का सब्जेक्ट बताएंगे कि ये जो वर्ब्स हैं इनका सब्जेक्ट कौन है। फर्स्ट वर्ड इज दिस, सेकेंड वर्ड है रूल्ड। इनका आपको सब्जेक्ट बताना है। एक्वायर का सब्जेक्ट बताना है, आउटलाइंड का सब्जेक्ट बताना है, चलिए इन 4 वर्ब्स का मुझे सब्जेक्ट बताइए एवरीवन। इसके आज का बाद वाला आर्टिकल भी आप बोलोगे मैम ऐसा भी कभी ना हो, दूसरा आर्टिकल भी ऐसा ही है आज। हियरिंग का सब्जेक्ट कौन है, कौन हियर करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो हियरिंग का सब्जेक्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। रूल्ड का सब्जेक्ट कौन है, कोर्ट। आउटलाइन किसने किया, बेंच ऑफ जस्टिसेस ने, इसका सब्जेक्ट कौन है, बेंच ऑफ जस्टिसेस। एक्वायर का सब्जेक्ट कौन है, किसने एक्वायर किया, केसेस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4, कितने बच्चों के 4 आउट ऑफ 4 आए। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आई होप यस। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। डन, चलिए लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। द कोर्ट लेड डाउन, कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया कि हाल जबकि विमेन जो है एलिमनी का क्लेम कर सकती हैं बहुत सारे लॉज के अंदर, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्शन 125 है CRPC का, या हिंदू मैरिज एक्ट है। लेकिन ये बात भी गलत होगी, इट वुड बी इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल का मतलब क्या है, ये बात भी गलत होगी, ये बात भी फेयर नहीं होगी, ये बात भी ठीक नहीं होगी कि अब हस्बैंड को बोले कि वो सारे मेंटेनेंस दे इन सारी प्रोसीडिंग्स के। इतने सारे एक्ट्स हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये बात भी गलत होगी कि हस्बैंड को हर एक्ट के अंदर सारे के सारे मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को और बच्चों को। अर्जिंग सिविल एंड फैमिली कोर्ट्स, और कोर्ट ने क्या किया, अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया सिविल और फैमिली कोर्ट्स का कि आप पुराने सेटलमेंट्स को भी नोट में ले लेना। ऐसा ना हो कि एलिमनी का केस आया तो आपने एलिमनी देना स्टार्ट कर दिया, अगर पुराना कोई सेटलमेंट हुआ हो उसको भी आप नोट में लेना, तभी इस केस को आगे बढ़ाना। परहैप्स, शायद, कीपिंग इन माइंड, अगर हम देखें इंडिया इतना ह्यूज है, इतना वास्ट है, इतना अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा इनइक्विटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं यहाँ पे इंडिया में,
कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि कोई भी जो ऑर्डर होगा या कोई भी जो रूल होगा मेंटेनेंस का कि वाइफ को पे किया जाएगा, उसको हम अलग अलग लॉज के अंदर इन्फोर्स कर सकते हैं और सेक्शन 128 जो है सीआरपीसी के उसके अंदर भी इन्फोर्स कर सकते हैं। विमेन के लिए इंडिया में स्पेशली वो विमेन जो बहुत गरीब है, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है इस पूरे के पूरे रास्ते में, टॉप कोर्ट के वर्ड्स जो थे, सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द थे कि जो मेंटेनेंस लॉज हैं वो बिल्कुल भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो डिपेंडेंट वाइफ्स जो हैं और बच्चे हैं उनको बचा ना पाएँ गरीबी में जाने से और वैग्रेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, होमलेसनेस, घर ना होने से। तो सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द हैं ये हमें एक होप देते हैं, ऑफर अ ग्लिमर ऑफ होप, एक आशा की किरण देते हैं कि अब कोई भी वाइफ और कोई भी बच्चा गरीबी में या वैग्रेंसी में नहीं जाएगा अगर ये सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल हो गए तो। क्लियर? चलिए अब तैयार है दूसरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस सेकंड आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, 800 बच्चे, लाइक्स अभी भी 650 है, 800 लाइक्स तो होने चाहिए, तो जितने बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं किया हुआ है तुरंत के तुरंत लाइक कर दो। दूसरी बात, इस आर्टिकल को स्किम करते समय भावनाओं में नहीं बहना है। ये आर्टिकल हम स्किम तो कर रहे हैं लेकिन भावनाओं में मत बह जाना इस आर्टिकल को स्किम करने के बाद कि सारे के सारे बच्चे भावनाओं में बह गए, भावनाओं में नहीं बहना है। लेट्स लीगलाइज गांजा, गांजा को लीगलाइज कर देते हैं। ऑथर ने क्या बोला, लेट्स लीगलाइज गांजा बिफोर यूएस डज, यूएस के करने से पहले हम इसको लीगलाइज कर देते हैं। ऑथर ने एक यहाँ पे मिस्टेक करी, यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर द यूएस डज इट, यूएस को करने से पहले। चलो, भावनाओं में किसी को नहीं बहना है। चलिए रीड इट एवरीवन। डन विथ स्किमिंग, कर ली स्किमिंग। चलो, इन ऑल द फॉग ऑफ काउंटिंग, जितनी भी काउंटिंग चल रही है उसकी जितना भी फॉग है, मतलब जितना भी उसने आसपास धुंधला किया हुआ है, आसपास में तो जितना भी सेंसेशन बनाया हुआ है, यूएस इस बात कुछ टाइम तक इन्फ्लुएंस में रह सकता है। जो वोटर्स हैं 5 स्टेट्स में, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या चाहते हैं कि मरुआना का जो यूज़ है, मरुआना वो वीड भी बोलते हैं, हिंदी में ऐसे गांजा भी बोलते हैं, इसके यूज़ को डीक्रिमिनलाइज कर दे, क्योंकि एक सॉफ्ट ड्रग होता है, ये हार्ड ड्रग नहीं होता। इसके यूज़ को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए एडल्ट सिटीजन्स के लिए। जो बिडेन वोटिंग एरिजोना एंड न्यू जर्सी एज वेल एज डोनाल्ड ट्रंप वोटिंग मोनाटाना एंड मिसिसिपी एंड साउथ डकोटा हैव जॉइन, इन सभी ने 11 स्टेट्स को और ज्वाइन कर दिया है, इन वॉशिंगटन डीसी को भी, इस मरुआना को लीगलाइज करने के लिए। वो क्या चाहते हैं कि लीगलाइज हो जाए, लीगल हो जाए, इसको लेना एक क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। इंडिया शुड फॉलो, इंडिया को भी इस बात को मानना चाहिए, इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है, सिर्फ आर्टिकल को स्किम करना है। नॉट बिकॉज कि अमेरिका क्या सोचता है, वॉट अमेरिका थिंक्स टुडे, जो अमेरिका आज सोचता है इंडिया को कल सोचना चाहिए, बट हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको लीगलाइज कर देते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर जो आ रहा है रोनाल्ड रीगन की वॉर जो चल रही है ड्रग्स के ऊपर, उससे इंडिया ने ये लेजिस्लेट किया कि जितने भी नारकोटिक ड्रग्स एंड ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये जो एक्ट आया था 1985 में, जिसमें इस लिस्ट से भांग, एडिबल कैनबीज को निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन्स ने कभी भी इसके प्लेजर को नहीं, अमेरिकन इसको नहीं खाते थे, इसलिए इसको
इस ड्रग को निकाल दिया गया था। मतलब हमारे जो डिसीजंस हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, हमारे जो डिसीजंस हैं वो हमारे डिसीजंस अमेरिका पर डिपेंड होते हैं। ऑथर ऐसा बोल रहा है, अमेरिका जो आज करता है वो हम कल करते हैं। चलिए आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन, हमने भांग को डीक्रिमिनलाइज क्यों किया हुआ है? भांग एक, इट इज़ ऑल्सो नारकोटिक ड्रग, तो उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं है? तो ऑथर ने क्या रीज़न दिया? ऑथर ने बोला कि भांग को डीक्रिमिनलाइज इसलिए किया हुआ है, भांग लेना गलत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में हर साधु और हर कॉलेज किड लेता है। मोर देन जस्टिफाइड डीक्रिमिनलाइजेशन इन अ नॉन प्रोलिफरेशन वे, कि सब तक ना पहुँचे, और बिकॉज एवरी साधु एंड कॉलेज किड पफ्स इट। एक 2019 एम स्टडी ने रिपोर्ट किया कि अराउंड 7.2 मिलियन इंडियंस कंज्यूमिंग कैनबिस इन 2018 में इतने इंडियंस ने इसको कंज्यूम किया था। बॉटम लाइन ये है कि इनको कंज्यूम करना कम हार्मफुल है टोबैको एंड अल्कोहल से, और इसीलिए, और इसको माना भी जाता है बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करता है ये, जैसे कैंसर, एपिलेप्सी एंड HIV। तो ऑथर ने क्या बोला, इसलिए उसको डिक्रिमिनलाइज किया हुआ है। प्रोहिबिशन, रोकना, इंस्टेड ओनली टेक्स इट्स अंडरग्राउंड, अगर हम किसी चीज़ को रोकते हैं तो वो उसको अंडरग्राउंड ले जाता है, मतलब ब्लैक मार्केट बनता है उसका। आउटसाइड द परव्यू ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बाहर उसका ब्लैक मार्केट बनता है अगर हम किसी भी चीज़ पर रोक लगाते हैं। ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये इंडिया में सेम स्टेटस नहीं होल्ड करते, इतना क्रिटिसाइज उनको इंडिया में नहीं किया जाता है जितना उनको वेस्ट में क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ लेता है तो वेस्ट में क्या बोला जाता है कि उनका मॉरल डिग्रेडेशन हो गया है, वो मॉरली एकदम खराब हो चुके हैं और वो मैडनेस की तरफ जा चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं। चलिए आगे। ऑथर अपने बातों को ना क्लियर नहीं कर पा रहे इसमें। ऑथर का रीज़न बहुत क्लियर नहीं है कि क्यों इन ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। वॉट इज़ ऑथर ट्राइंग टू टेल अस, इट्स नॉट क्लियर एट ऑल। ऑथर ने एक वैलिड रीज़न हमें नहीं दिया पूरे पैसेज में कहीं भी कि वाई दीज ड्रग्स शुड बी डीक्रिमिनलाइज। ऑथर बार बार बोल तो रहे हैं कि दीज ड्रग्स शुड बी डीक्रिमिनलाइज, बट वाई, वॉट इज़ द रीज़न, इट्स नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द पैसेज। क्या लिखा हुआ है, एट बेस्ट इंडिया में एटीट्यूड्स हमारे क्लास लेस होते हैं, क्लास से बंधे होते हैं हमारे एटीट्यूड्स। लोग क्या समझते हैं कि जो गांजा है वो गरीब इंसान की अल्कोहल है, टिपल मीन्स उसकी ड्रिंक है। इसलिए इंडिया को अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए रेगुलेशन में भी, और प्री 1985 के स्टेटस में आ जाना चाहिए और उसको कमर्शियल और लीगल बना देना चाहिए। ऑथर कह रहे हैं कि ड्रग्स को कमर्शियल और लीगल बना दो, कि अमेरिका जब और गांजा लीगल स्टेट्स को काउंट करे, मतलब अमेरिका सबको बनाता रहे, उससे पहले इंडिया को बना देना चाहिए। इंडिया को इस ड्रग को लीगल बना देना चाहिए, कमर्शियल बना देना चाहिए। चलिए, रेडी फॉर वोकैबुलरी क्विज एवरीवन। सभी लोग तैयार हैं वोकैबुलरी क्विज के लिए? नहीं, सच अ काइंड ऑफ आर्टिकल, देखो दैट डिपेंड्स, बट अगर आप कोई पॉइंट रख रहे हो, इफ़ यू आर कीपिंग अ वैलिड पॉइंट, देन यू शुड जस्टिफाई इट, आपको उसे जस्टिफाई करना चाहिए। ऑथर ने अगर कोई पॉइंट रखा है तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए था, बट देयर वाज नो जस्टिफिकेशन टू इट। इसके पूरे पैसेज में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रखा था। ऑथर ने बस ये बोला कि अमेरिका कर दो, उससे पहले हम कर दें, जिससे कि हमारा नाम ये ना हो कि हम अमेरिका को फॉलो करते हैं। अमेरिका कर दे, उससे पहले हम कर दें, जिससे कि हमारा ये नाम ना हो जाए कि हम अमेरिका को फॉलो करते हैं।
तो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? हम वैसे ही हमारे जो यूथ है वो इतना डिग्रेड हो रहा है, इसको लीगल करके हम क्यों और यूथ को डिग्रेड करें? नो, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड नॉट एट ऑल बी लीगलाइज्ड। चलिए अब आ जाते हैं वोकैबुलरी क्विज पे। चलिए, दिस इज द वोकैबुलरी क्विज फॉर यू। अच्छा, आप लोग वोकैबुलरी क्विज में आ रहे हैं ना रात को 9 बजे वाले में, जो निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज अटेंडिंग दैट क्विज। आज आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। 11 बजे मैं आप लोगों को आज स्टडी प्लान भी शेयर कर दूंगी निमिषा बंसल चैनल पे। तो उस स्टडी प्लान को भी ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। मल्टीफेरियस, बहुत सारे टाइप्स। रोप्ड इन, आ जाना बीच में कहीं। रिवाइव, वापस ज़िंदगी दे देना। क्लैम्प डाउन, दबा देना। स्लिप ऑफ, छोड़ देना। रोप इन, बीच में आ जाना। 5, 2, 1, 3 and 4 स्कोर्स एवरीवन। 5, 2, 1, 3 and 4 क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है कि मेंटेनेंस लॉज को हमें का जो अर्ली इन्फोर्समेंट होगा, अगर इन मेंटेनेंस लॉ को हम अच्छे से जल्दी इम्प्लीमेंट कर ले तो जो हमारी डिपेंडेंट वुमेन है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। सभी को आंसर लिखना है। एवरीवन हैज़ टू राइट द आंसर। अर्ली एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस लॉज इज अ मस्ट टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट वुमेन। वोकैबुलरी क्विज 14 वर्ड्स हैं, इनमें से कम 5 से 6 वर्ड्स का मीनिंग हर किसी को लिखना ही लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एटलीस्ट 5 वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। रात को 9 बजे 5 मिनट का वोकैबुलरी क्विज भी होगा, जिससे आपको रात को 9 बजे तक ये वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, आई होप सभी को पता है कि अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ रहा है। बढ़ने से पहले ले लेना। एक मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पे रोज़ 1:30 बजे। जिन बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है, जिन बच्चों को एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ग्रामर के रूल्स नहीं आते, ग्रामर के रूल्स अप्लाई करना नहीं आता, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। करना क्या होगा इस क्लास को अटेंड करने के लिए? अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना, ओपन बटन को क्लिक करना, निमिषा बंसल सर्च करना, फॉलो बटन पे क्लिक कर देना। स्पेशल क्लासेस में जाना, आपको ये क्लास मिल जाएगी और 1:30 बजे क्लास में आ जाना। जितने बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, अभी तक नहीं लिया हुआ है ले लो। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, परफेक्शन बैच कल ही शुरू हुआ है। दोनों बैचेस बिल्कुल नए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत की तुरंत ज्वाइन कर लो। अभी ज्वाइन करोगे तो सुबह 9 बजे वाली क्लास में आ जाओगे। सब्सक्रिप्शन का मॉडल ये है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है। 24 महीने का लेना 200 कुछ रुपये पर मंथ का पड़ेगा, मीन्स वेरी इकोनॉमिकल। 1 टाइम पेमेंट होगा इतने का। रेफरल कोड यूज़ करना है निमिषा, इस रेफरल कोड को लिख लो। इसी को कोड को यूज़ करना है आपको हर हालत में, NIMISHA, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए और क्लासेस में आ जाना। 9 बजे परफेक्शन, 3 बजे फाउंडेशन। नहीं, आज है, डेफिनेटली है बच्चे परफेक्शन की क्लास। परफेक्शन बैच की क्लास तो रोज़ होती है, 7 डेज अ वीक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बैच है परफेक्शन बैच, तो उसको तो गलती से भी किसी बच्चे को मिस नहीं करना है। अगर वो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो परफेक्शन बैच तो किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे मेरे साथ। 1, 2, 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. 9 बजे मिलेंगे परफेक्शन बैच के लिए, 11 बजे मिलेंगे स्टडी प्लान के लिए। चलिए, बाय बाय।